नमस्कार। भारत में यूरोपीय ताकतों के आने की कहानी में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों का जिक्र तो बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो देर से आया, पर आते ही उसने खेल बदलने की कोशिश की। बिल्कुल, फ्रांसीसी। आज हम फ्रांसीसियों के भारत आगमन की कहानी की परतें खोलेंगे। और आज हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और जगहों के नाम जानना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव किन विचारों पर रखी गई थी। हाँ, उनकी शुरुआती रणनीति इतनी अजीब, मतलब बाकियों से अलग क्यों थी? और सबसे अहम, वो कौन सी बड़ी चुनौतियां थीं जिन्होंने इस ताकतवर देश की कंपनी को शुरुआत में ही लगभग घुटनों पर ला दिया था। चलिए, तो फिर इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक पहेली जैसा है कि जो कंपनी बाद में भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी, उसकी अपनी शुरुआत इतनी लड़खड़ाती हुई और मुश्किलों भरी क्यों थी। तो कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के फ्रांस से। उस समय वहां के राजा थे लुई 14वें, जिन्हें सन किंग भी कहा जाता था। और उनका एक बेहद काबिल मंत्री था, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट। ये दोनों देख रहे थे कि उनके पड़ोसी देश जैसे हॉलैंड और इंग्लैंड पूर्व के साथ व्यापार करके बेहिसाब दौलत कमा रहे थे। और फ्रांस इस रेस में कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल। तो यहीं कोलबर्ट ने एक ऐसी योजना पेश की जो पहली नज़र में बहुत अजीब लगती है। उस दौर में हर यूरोपियन ताकत की नज़र या तो भारत पर थी या फिर इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर। हाँ, सब वहीं जा रहे थे। कोलबर्ट ने कहा, हम वहां सीधे नहीं जाएंगे, हमारा पहला ठिकाना होगा मैडागास्कर। एक मिनट, मैडागास्कर, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब सब लोग भारत और स्पाइस आइलैंड्स की तरफ भाग रहे थे और फ्रांसीसी अफ्रीका के पास एक द्वीप पर रुकने की योजना बना रहे थे। ये तो रेस शुरू होने से पहले ही। बिल्कुल, साइड में रुकने जैसा लगता है ना? हाँ, मैं इसका लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस योजना को दिलचस्प बनाता है। कोलबर्ट की सोच एक ग्रैंड मास्टर की तरह थी। उनका तर्क था कि सीधे किसी अनजान जगह पर अपनी सारी ताकत झोंक देना खतरनाक हो सकता है। अच्छा। मैडागास्कर एक रणनीतिक लॉन्च पैड बन सकता था। वहां एक मजबूत नौसैनिक अड्डा बनाओ और फिर वहां से छोटे छोटे जहाज पूर्व के अलग अलग जगहों पर भेजो। जैसे भारत, सियाम, इंडोनेशिया। हाँ, देखो कि कहाँ सबसे ज्यादा फायदा है, कहाँ विरोध कम है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी अभियान को सैन्य मदद की जरूरत पड़े तो मैडागास्कर से मदद तुरंत पहुंच सकती थी। ये एक तरह से कंट्रोल सेंटर बनाने की योजना थी। समझ गया। मतलब पहले एक सुरक्षित बेस कैंप बनाओ और फिर वहां से पहाड़ चढ़ने की कोशिश करो। तो इसी योजना को हकीकत में बदलने के लिए कैंपेन देस इन देस ओरिएंटालिस, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, वो बनाई गई। और जाहिर है, इसे कामयाब बनाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया होगा। पूरा जोर। ये कंपनी बाकियों की तरह प्राइवेट व्यापारियों की नहीं थी, ये एक तरह से सरकारी प्रोजेक्ट था। यानी इसे सफल बनाने के लिए फ्रांस की सरकार ने कंपनी को 50 साल की मोनोपोली दी। 50 साल की? जी, इसका मतलब था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में व्यापार करने का अधिकार सिर्फ इसी कंपनी का होगा। फ्रांस का कोई और व्यापारी उधर जा भी नहीं सकता था। तो कागज पर तो ये योजना अभेद्य लग रही थी। राजा का समर्थन, मंत्री की शानदार रणनीति और 50 साल का एकाधिकार। बिल्कुल। कागज पर तो बहुत कुछ शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भव्य मैडागास्कर वाली योजना जमीन पर भी उतनी ही सफल हुई? क्योंकि इतिहास की किताबों में हम फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी में पढ़ते हैं, मैडागास्कर में नहीं। और यही इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। ये योजना पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से विफल हुई। अच्छा। कोलबर्ट पेरिस में बैठकर जो सोच रहे थे, जमीनी हकीकत उससे बहुत अलग थी। पहली बात, मैडागास्कर कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ, बहुत बड़ा है। उस पर कब्जा करना और उसे एक बेस में बदलना एक बहुत बड़ा और महंगा काम था। दूसरा, वहां के स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया और फ्रांसीसियों को कभी जमने ही नहीं दिया। तो मतलब पैसा और समय सब बर्बाद हुआ। इस कोशिश में कंपनी का बेशुमार पैसा, समय और जानें बर्बाद हुई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। मतलब पहला ही दांव उल्टा पड़ गया। एक बड़ी नाकामी के बाद तो किसी भी कंपनी का मनोबल टूट जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? हार मान ली? नहीं, उन्होंने अपनी रणनीति बदली। ये एक तरह की हताशा में लिया गया फैसला था। प्लान ए फेल हो गया, अब सीधे प्लान बी पे चलो। मैडागास्कर को छोड़ो, भारत की तरफ बढ़ो। बिल्कुल। मैडागास्कर का सपना छोड़कर
उन्होंने सीधे भारत का रुख किया। 1667 में फ्रांसिस करन नाम के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक जहाज भारत पहुंचा और वे उतरे सूरत के बंदरगाह पर। सूरत, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। हाँ, और हमें उस समय के सूरत की कल्पना करनी चाहिए। वो मुगल साम्राज्य का सबसे व्यस्त और अमीर बंदरगाह था। दुनिया भर के व्यापारी वहां थे, अरबी, तुर्क, डच, अंग्रेज। मतलब बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका। उस गहमा-गहमी के बीच ये नए खिलाड़ी यानी फ्रांसीसी पहुंचे। भारत में उस समय औरंगजेब का शासन था। फ्रांसीसियों ने मुगल बादशाह से अनुमति ली और 1667 में ही सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री या कहें कि ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर दी। तो एक नाकामयाब शुरुआत के बाद आखिरकार उन्होंने भारत की जमीन पर अपना पहला कदम रख ही दिया। सूरत में पहली फैक्ट्री लग गई। इसके बाद तो उन्होंने तेजी से विस्तार करने की सोची होगी। बिल्कुल, शुरुआती रफ्तार अच्छी थी। सूरत के ठीक 2 साल बाद 1669 में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में लगाई। मसूलीपट्टनम? इसके लिए उन्होंने गोलकोंडा की कुतुब शाही सल्तनत से इजाजत ली। तो अब उनके पास भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर एक-एक ठिकाना था। कागज पर उनकी तरक्की अच्छी दिख रही थी। सूरत और मसूलीपट्टनम तो मिल गए, लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट थे, एक किराए के मकान जैसा। सही कहा। लेकिन इतिहास में हम फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी और चंद्रनगर के शासकों के तौर पर जानते हैं। ये तो उनके अपने घर थे। तो एक किराएदार से जमींदार बनने का ये सफर कैसे शुरू हुआ? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही कहानी में एक दूरदर्शी व्यक्ति की एंट्री होती है, फ्रांसवा मार्टिन। फ्रांसवा मार्टिन। मार्टिन उस समय मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे और उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत में लंबा टिकना है तो सिर्फ माल खरीदने बेचने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी बस्तियां बसानी होंगी जहां हमारे लोग, उनके परिवार सुरक्षित रह सकें। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट नहीं, बल्कि एक छोटा सा फ्रांस भारत में बसाने की सोच थी। बिल्कुल। ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। तो इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने जमीन कैसे हासिल की? उन्होंने बीजापुर सल्तनत के एक स्थानीय गवर्नर शेर खान लोधी से संपर्क साधा। मार्टिन एक बहुत कुशल वार्ताकार थे। उन्होंने किसी तरह शेर खान लोधी को राजी कर लिया और उनसे एक छोटा सा गांव हासिल कर लिया। अच्छा। इसी गांव को फ्रैंकोइस मार्टिन और उनकी टीम ने अपनी मेहनत से एक सुंदर और सुरक्षित शहर में बदलना शुरू किया, जिसे आज हम पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। तो पौंडीचेरी की नींव ऐसे पड़ी? हाँ, और मार्टिन की लगन की वजह से ये जल्द ही भारत में फ्रांसीसियों का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण गढ़ बन गया। वाह, मतलब एक व्यक्ति की दूरदर्शिता ने फ्रांसीसियों को भारत में उनका सबसे अहम ठिकाना दिया। और दूसरा बड़ा नाम चंद्रनगर का आता है, उसकी क्या कहानी है? चंद्रनगर बंगाल में हुगली नदी के किनारे था, जो उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। सही है। 1676 के आसपास बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने ये जगह फ्रांसीसियों को व्यापार के लिए दे दी थी और बाद में 1692 के करीब उन्होंने औरंगजेब से इजाजत लेकर वहां बाकायदा एक किला भी बना लिया। तो अब उनके पास पश्चिम में सूरत, दक्षिण में पौंडीचेरी और पूर्व में चंद्रनगर था। उन्होंने भारत में अपनी मौजूदगी का एक त्रिकोण बना लिया था। बिल्कुल, एक त्रिकोण। तो यहाँ तक तो कहानी एक सफल विस्तार की लग रही है, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि उनकी शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। तो फिर वो बड़ी चुनौती कहाँ से आई? वो चुनौती समुद्र से आई और उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मोड़ इसके ठीक बाद आया। अच्छा, और ये कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं था। ये लगभग 40 साल लंबा एक अंधेरा दौर था। हमें समझना होगा कि 17वीं सदी के अंत में डच समुद्र के राजा थे। उनकी कंपनी दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थी, जिसके पास अपनी सेना, अपने जहाज और बेहिसाब पैसा था। उन्होंने फ्रांसीसियों को एक घुसपैठिए के तौर पर देखा जो उनके मुनाफे में हिस्सा बटाने आया था। तो उन्होंने फ्रांसीसियों को रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी का जीना मुश्किल कर दिया। कैसे? उन्होंने फ्रांसीसी जहाजों को समुद्र में रोकना शुरू किया, उनके व्यापारिक मार्गों में बाधा डाली और कई छोटी मोटी नौसैनिक झड़पों में उलझाए रखा। वो बाजारों में फ्रांसीसियों से ज्यादा बोली लगाकर माल खरीद लेते थे ताकि फ्रांसीसी खाली हाथ लौटे। अरे बाप रे! ये एक तरह का कॉर्पोरेट वॉरफेयर था जो समुद्र और जमीन दोनों पर लड़ा जा रहा था
और फ्रांसीसी कंपनी, जिसे पेरिस से कोई खास मदद नहीं मिल रही थी, इस लगातार दबाव के सामने बिखरने लगे। एक तरफ फ्रांसवास मार्टिन जैसे लोग जमीन पर एक साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी लगातार कमजोर हो रही थी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जरूर कोई बड़ी वजह होगी जो भारत से बाहर थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली वजह भारत में नहीं, यूरोप में थी। यूरोप में? हाँ, फ्रांस के राजा लुई 14वें का एक ही सपना था यूरोप पर हावी होना। वो उस समय स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ महंगे और लंबे युद्धों में उलझे हुए थे, जैसे फ्रैंको डच युद्ध और 9 साल का युद्ध। तो उनका सारा ध्यान, सारा पैसा और सारी सैन्य ताकत यूरोप में लगी हुई थी। बिल्कुल। तो इसका असर भारत में उनकी कंपनी पर कैसे पड़ा? असर सीधा और बहुत विनाशकारी पड़ा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। उसे डचों जैसी ताकत से लड़ने के लिए अपनी सरकार से पैसा और नौसैनिक जहाज़ों की जरूरत थी, जो उन्हें नहीं मिल रहा था होगा। नामुमकिन। इसका नतीजा ये हुआ होगा कि 1693 में और 1719 तक का समय, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कंपनी के लिए बहुत ही दयनीय यानी पिटफुल था। दयनीय शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए। ये उनके लिए पूरी तरह से पतन का दौर था। हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी पहली 2 फैक्ट्रियां, जिन्हें उन्होंने बड़ी उम्मीदों से शुरू किया था, सूरत और मसूलीपट्टनम, उन्हें बंद करनी पड़ी। हाँ, उन्हें बंद करनी पड़ी। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। सूरत और मसूलीपट्टनम को बंद करना ही बहुत बड़ी बात थी। ऐसा लगता है कि कंपनी पूरी तरह से बिखर रही थी। क्या इससे भी बुरा कुछ हुआ? क्या वे अपने सबसे कीमती ठिकानों को भी बचाने में नाकाम रहे? हाँ, सबसे बड़ा और अपमानजनक झटका तब लगा जब 1693 में डचों ने एक हमला करके उनसे पौंडीचेरी भी छीन लिया। पौंडीचेरी भी? वही पौंडीचेरी जिसे फ्रांसवाइज मार्टिन ने अपने खून पसीने से शून्य से खड़ा किया था। ये सिर्फ एक शहर का छिन्ना नहीं था, ये फ्रांसीसी शान पर एक तमाचा था। आप सोच सकते हैं कि कंपनी की हालत उस समय क्या रही होगी। अपने सबसे मजबूत गढ़ को खो देना उनके मनोबल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो क्या पौंडीचेरी हमेशा के लिए उनके हाथ से चला गया था? क्या उनकी भारत की कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी? उस समय तो ऐसा ही लग रहा था। वे अपनी जमीन पर डचों से लड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। कैसे? इसका समाधान भारत के युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि यूरोप के एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर निकला। 1697 में यूरोप में लड़ रहे देशों के बीच एक संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ रिजवीक के नाम से जाना जाता है। और इस संधि में पौंडीचेरी के बारे में क्या तय हुआ? इस संधि की कई शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि डच भारत में जीती हुई पौंडीचेरी की बस्ती फ्रांसीसियों को वापस कर देंगे। अच्छा, तो मतलब बिना कोई जंग लड़े हजारों मील दूर यूरोप में हुए एक समझौते की वजह से उन्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना वापस मिल गया। बिल्कुल। मतलब जिस पौंडीचेरी को बनाने में फ्रैंकोइस मार्टिन ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और जिसे बचाने के लिए शायद सैनिक लड़े और मरे होंगे, वो वापस मिला एक कागज के टुकड़े पर हुए दस्तखत से, जो हजारों मील दूर यूरोप में हुआ था। हाँ, ये उस दौर की औपनिवेशिक राजनीति का अजीब सच दिखाता है। और ये घटना उनकी कमजोरी को भी साफ तौर पर दिखाती है। उन्हें अपना घर वापस मिला, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि यूरोपीय राजनीति के समीकरणों की वजह से। वे अपने ठिकानों की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं थे और पूरी तरह से अपनी सरकार की कूटनीति पर निर्भर थे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली तस्वीर उभरती है। फ्रांसीसी भारत में बाकी यूरोपीय शक्तियों के मुकाबले देर से आए। बहुत देर से। उनकी शुरुआती योजना, जो मेडागास्कर वाली थी, बहुत भव्य थी, लेकिन उतनी ही स्पेक्टेक्युलरली असफल रही। उन्होंने भारत में कदम तो रखे, सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी और चंद्रनगर जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने भी बनाए, लेकिन 2 मुख्य कारणों ने उनकी कमर तोड़ दी। एक, डचों से लगातार मिलने वाली कड़ी चुनौती, और दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, अपनी ही सरकार से समर्थन की भारी कमी, क्योंकि उनके राजा का ध्यान यूरोप जीतने पर था। एक समय तो ऐसा भी आया जब वे अपनी सबसे पुरानी फैक्ट्रियां और सबसे मजबूत गढ़ भी गंवा चुके थे। ये उनकी शुरुआत की कहानी है, जो भव्य योजनाओं, शुरुआती सफलताओं, लेकिन फिर गहरे संघर्ष, अपमान और अनिश्चितता से भरी थी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। एक सरकारी कंपनी की किस्मत हमेशा उसकी सरकार की प्राथमिकताओं से बंधी होती है। सही कहा। जहां अंग्रेजी और डच कंपनियां अपने शेयरधारकों के मुनाफे के लिए ज्यादा आजादी से और आक्रामक तरीके से काम कर रही थीं, वहीं फ्रांसीसी कंपनी लुई 14वें के यूरोपीय शतरंज के बिसात पर एक मोहरा बनकर रह गई थी। उनकी शुरुआती नाकामी की जड़ें भारत की जमीन में नहीं, बल्कि वर्साय के महलों में थी। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक दिलचस्प सवाल मन में आता है।
इतनी मुश्किल शुरुआत, संसाधनों की कमी और डचों जैसी मजबूत ताकत से लगभग 40 साल तक पिटने के बाद फ्रांसीसियों में आखिर ऐसा क्या बदलाव आया होगा कि वे आगे चलकर भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर प्रतिद्वंदी बन गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस दयनीय हालत से निकलकर वे एक प्रमुख शक्ति कैसे बने, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।